बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डेफिनेशंस की। अच्छा, फ़िलहाल हम बात करेंगे ज़रा सिलेक्टेड डेफिनेशंस, इसलिए कि जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं उसमें उनके रिस्पेक्टिव डेफिनेशंस कवर हो रही हैं। तो हम बात करें डेफिनेशंस आर ऑफ टू टाइप्स। अच्छा, एक होती है इंक्लूसिव डेफिनेशन और एक होती है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। ये जो इंक्लूसिव है ये स्टार्ट होती है वर्ड इंक्लूड्स के साथ, और जो एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है वो स्टार्ट होती है वर्ड मीन्स के साथ। अच्छा, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर कोई डेफिनेशन है इंक्लूसिव, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर टर्म को डिफाइन नहीं किया गया है, बल्कि उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। जैसे कि इनकम की डेफिनेशन इंक्लूसिव है, सैलरी की डेफिनेशन का आगे का एक पोर्शन जो है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। तो सैलरी के बारे में कंसेप्ट क्या बनता है कि अगर आप कहीं जॉब करते हो तो एम्प्लॉयमेंट के रेफरेंस से जो कुछ आपको मिलेगा वो सैलरी का पार्ट होगा, और फिर कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर दी गई हैं, इंक्लूड कर दी गई हैं। ठीक, ओके। तो यही वजह है कि हम जब भी कभी इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है तो क्या वहाँ पर हम अपनी डिक्शनरी मीनिंग इस्तेमाल कर सकते हैं? यस। कमर्शियल सेंस इस्तेमाल कर सकते हैं? यस। लेकिन अगर कोई डेफिनेशन हो एक्सक्लूसिव तो वहाँ पर फिर आप कोई कंसेप्ट इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है एक्सक्लूसिव, ओके। अच्छा, अब पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन हो या कंपनी की डेफिनेशन हो, तो उसके बारे में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी है और साथ में कंपनीज एक्ट भी है। तो हम जनरली बात कह सकते हैं कि पब्लिक कंपनी या कंपनी की डेफिनेशन के लिए कौन सा लॉ ज़्यादा वैलिड होना चाहिए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या फिर कंपनीज एक्ट? तो वैसे तो खैर कंपनीज एक्ट ज़्यादा वैलिड होना चाहिए, लेकिन चूंकि पब्लिक कंपनी को और कंपनी को डिफाइन किया गया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक्सक्लूसिव डेफिनेशन के तौर पर, इसलिए आप अपने जनरल कंसेप्ट तो छोड़ें, आप तो कंपनीज एक्ट को भी रेफर नहीं कर सकते। ओके। अच्छा ना, अब हम इस वक्त बात कर रहे हैं इनकम की डेफिनेशन। अच्छा, इनकम की डेफिनेशन है इंक्लूसिव। तो क्या लिखा है कि इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्ज टू टैक्स। अच्छा, ये हमने क्या किया, डेफिनेशन की एक ज़रा समरी बना के दिया आपको, तो इसको आप चाहें तो ज़रा कॉपी भी कर सकते हैं। तो इनकम की डेफिनेशन क्या है? इंक्लूसिव डेफिनेशन है एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है ना, यानी कि रेवेन्यू रिसीट। ओके। हाँ, अब उन्होंने यहाँ पर ये एक्सप्लेन नहीं किया कि रेवेन्यू रिसीट क्या होती है और कैपिटल रिसीट क्या होती है। तो ये हमने आपको शुरू के वीडियो में ये बात बहुत डिटेल में समझाई थी कि डिफरेंस क्या है कैपिटल शीट का और रेवेन्यू शीट का। तो इनकम में क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू शीट। हाँ, वो कैपिटल शीट जिसके बारे में स्पेसिफिक प्रोविजन हो और उसको डीम्ड इनकम ट्रीट किया जाए, वो भी इसी डेफिनेशन में आ जाता है। ओके। अच्छा, उसके बाद ये एक डेफिनेशन का पार्ट है एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 154, और साथ में यहाँ पर कुछ और सेक्शंस का रेफरेंस भी मौजूद है। अच्छा, यहाँ मैं आपको तो एक छोटा सा बेसिक से बताता हूँ, और ये जूम करते हुए कि आपको बिल्कुल आप शुरू से टैक्स पढ़ रहे हैं, राइट। देखिए, मिसाल के तौर पर जो सेक्शन 154 है ये है रिगार्डिंग एक्सपोर्ट। अच्छा, मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन आपसे करवाऊंगा। देखिए, अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, ओके, तो एक्सपोर्ट करते वक्त जो भी एक्सपोर्ट प्रोसीड आएगी थ्रू बैंकिंग चैनल, उस पर क्या होगा कि 1% इनकम टैक्स विदहोल्डिंग होगी, टैक्स डिडक्शन सोर्स होगा। अच्छा, अब अगर हम देखें कि जो एक्सपोर्ट है उसके बारे में जनरल कंसेप्ट क्या एप्लीकेबल हैं और यहाँ पर इसका क्या डिफरेंस है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं और मिसाल के तौर पर आपके पास और कोई बिजनेस इनकम नहीं है और कोई इनकम आपके पास नहीं है, तो अब ऐसे में अगर आपकी एक्सपोर्ट है लेट से 100 मिलियन, तो उस पर आपने 1 मिलियन इनकम टैक्स पे कर दिया एडवांस में। अच्छा, अब होता क्या है कि अगर आपने 1 मिलियन एडवांस टैक्स पे किया है, तो अगर हम जनरल कंसेप्ट की बात करें, नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर की बात करें, तो होना ही चाहिए कि 100 मिलियन की जो आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड है, क्या फिर आप उसे ज़रा अपने अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, फिर आपके पास इसके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होंगे, परचेस कॉस्ट होगी, दूसरे एक्सपेंसेस होंगे, एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस होंगे, और ये सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद आपके पास क्या प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो सकता है? यस। क्या आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो सकता है? यस। और इवन ये बोल सकता है कि 100 मिलियन की एक्सपोर्ट पर इस साल आपको लॉस हो जाए, राइट। तो अब होगा ये कि आपने 1 मिलियन एडवांस में टैक्स पे कर दिया है। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर ये है
कि अगर आपका टैक्स बना इनकम के ऊपर, नॉर्मल टैक्स बना मिल सकता है 1.8 मिलियन, तो आपने ऑलरेडी कितना पे कर दिया है 1 मिलियन, तो आपको 0.8 मिलियन और पे करना पड़ेगा जब आप बाद में रिटर्न ऑफ इनकम जमा कराएंगे। ठीक है ना, इनकम टैक्स का एक फॉर्म होता है, वो आप जब जमा कराएंगे तो आपको मजीद टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, फिर दूसरे केस में क्या ऐसा हो सकता है कि आपका नॉर्मल टैक्स बन रहा हो 0.4 मिलियन, तो आपने तो 1 मिलियन पे कर दिया है, तो 0.6 मिलियन जो एक्स्ट्रा है वो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। रिफंड क्लेम करें या उस अमाउंट को आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके। अच्छा, और क्या ऐसा हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए? अगर लॉस हो तो आपका नॉर्मल टैक्स जीरो होगा। फिलहाल हम मिनिमम टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। अच्छा, अब आपका नॉर्मल टैक्स क्या होगा? जीरो होगा, तो पूरा 1 मिलियन आप रिफंड एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर। लेकिन क्या हुआ कि 1991 में एक कंसेप्ट दिया गया पाकिस्तान के टैक्सेशन में, वो था FTR, फाइनल टैक्स रिजीम। और उसका बेसिक कंसेप्ट ये था कि हमारे यहाँ क्या होता है कि कुछ एक्सपोर्टर्स, हर एक की बात नहीं कर रहे, कुछ एक्सपोर्टर्स ऐसे हैं कि जहाँ लॉस होता नहीं लेकिन लॉस वो क्लेम करते हैं और वेरिफिकेशन भी आसानी से हो जाती है, और उसके बाद फिर वो पूरा 1 मिलियन रिफंड क्लेम कर लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि भी कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि रिफंड का सारा सिलसिला ख़त्म हो जाए। तो फिर उन्होंने कंसेप्ट दिया फाइनल टैक्स रिजीम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये जो आपने 1 मिलियन एडवांस टैक्स पे किया है, ये आपके लिए हो जाएगी फुल एंड फाइनल टैक्स लायबिलिटी। और जो एक्सपोर्ट प्रोसीड है जिस पर आपने ये 1 मिलियन पे किया है, उस एक्सपोर्ट प्रोसीड 100 मिलियन को उन्होंने इनकम की डेफिनेशन में शामिल कर दिया। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अगर एक्सपोर्ट का अगर आपका बिजनेस है और कोई बिजनेस नहीं है, तो उस 100 मिलियन की एक्सपोर्ट प्रोसीड पर आपको लॉस तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। अच्छा, और जब FTR आया तो जो एक्सपोर्ट प्रोसीड है 100 मिलियन, ये आपकी इनकम हो गई, और इसके अगेंस्ट आप किसी किस्म का कोई एक्सपेंस क्लेम आप नहीं कर सकते। इस पर आप किसी किस्म की कोई रिबेट कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस 100 मिलियन की इनकम पर नॉर्मल जो स्लैब रेट्स हैं वो अप्लीकेबल नहीं होंगे, नॉर्मल टैक्स रेट्स अप्लीकेबल नहीं होंगे, और ये जो एडवांस टैक्स है यही उसके लिए फुल एंड फाइनल टैक्स लायबिलिटी है। तो इसे हम क्या कहते हैं? फाइनल टैक्स रिजीम, FTR। और इसके मुकाबले जो मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर डिस्कस किया था कि जिसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी एक अलग कैलकुलेशन है और एडवांस टैक्स पेमेंट एक अलग फिगर है, और इन दोनों का डिफरेंस या तो मजीद आपको टैक्स पे करना पड़ेगा या फिर आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम, दैट इज NTR। ओके, तो FTR का बेसिकली जो कंसेप्ट है वो ये है कि साहब हमें रिफंड नहीं करना। लेकिन ओके, इसमें एक आसानी ये है कि चूंकि आपकी जो 100 मिलियन की सेल प्रोसीड है, एक्सपोर्ट प्रोसीड है, ये कवर हो गई किसमें? FTR में। तो अब अगर किसी का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है तो उसको मजीद टैक्स पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो कुछ आपने एडवांस टैक्स पे किया है वही आपके लिए फुल एंड फाइनल टैक्स लायबिलिटी है। अब ये जो FTR का सिस्टम दिया गया, ये दिया गया था 1991 में, अभी तक चल रहा है। अच्छा, अब इसमें इतने सारे आइटम्स हैं, और इसमें वो वाला केस कि जहाँ सिर्फ FTR की इनकम हो तो आसान होता है, लेकिन जहाँ NTR की इनकम भी हो और FTR की इनकम भी हो, मिसाल के तौर पर ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी 100 मिलियन की जो सेल है वो सारी की सारी एक्सपोर्ट प्रोसीड ना हो, उसमें से कुछ आप लोकल सेल कर रहे हो और कुछ आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर फिर होता है कि साहब FTR की इनकम भी है और NTR की इनकम भी है, तो उसमें जितने कॉमन एक्सपेंसेस हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस वो हम अपोर्शमेंट कर रहे होते हैं। तो यही वजह है कि इतने सारे इसमें आइटम्स हैं कि आगे जाके आप देखेंगे कि हमारे पास एक सेपरेट चैप्टर है FTR का। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर अब है नेक्स्ट पॉइंट, एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम। अच्छा, ये है डीम्ड इनकम, एक ऐसी अमाउंट जो असल में इनकम तो नहीं है लेकिन आप ट्रीट करें कि आपकी इनकम है। जैसे हमने शुरू के वीडियोस में आपको ये एग्जांपल दी थी कि अगर आप किसी से लोन रिसीव करते हैं तो लोन रिसीव करेंगे आप थ्रू बैंकिंग चैनल, और लोन रिसीव करना डेफिनेटली आपकी इनकम नहीं होती है, लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक सेक्शन है, सेक्शन 39 सब सेक्शन 3, विच सेज कि जब आप लोन रिसीव करेंगे तो आप रिसीव करेंगे थ्रू बैंकिंग चैनल।
तो अगर आपने कैश लोन रिसीव कर लिया तो वो आपकी इनकम ट्रीट की जाएगी। ओके, अच्छा उसके बाद फिर अब एक चीज़ है एनी लॉस ऑफ इनकम। अब ये लॉस ऑफ इनकम हमारी इनकम कैसे हो सकती है, तो मैं इसकी दो एग्जांपल दे सकता हूँ। देखिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो जो आपने सेल की है, क्या उसमें आपका बैड डेट्स हो सकता है? यस, ठीक है ना। तो बैड डेट्स क्या है? लॉस ऑफ इनकम है ना, कि जो आपको सेल प्रॉफिट मिलनी थी, जो आपकी इनकम आनी थी वो आपकी नहीं आ रही, लॉस हो गया, बैड डेट्स हो गया। ओके, पैसा डूब गया। तो अब ऐसे में इवन अकाउंट्स में भी होता ये है कि जब आप सेल्स रिकॉर्ड करते हैं और उसी साल अगर बैड डेट्स कन्फर्म हो जाए तो आप डायरेक्टली सेल में से माइनस नहीं कर देते, आप एक तरफ सेल्स भी रिकॉर्ड करते हैं और दूसरी तरफ आप बैड डेट्स एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, तो उसका इफेक्ट डेफिनेटली खत्म हो जाता है। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा है कि सेल्स तो आप रिकॉर्ड कर लें, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन जब आप बैड डेट्स एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है वो कुछ कंडीशंस हैं। ये हमारे चैप्टर नंबर 14 में आगे जा कर के अदर बिजनेस एरिया एक है, उसमें वो कंडीशन नज़र आएंगी। तो वो 3 कंडीशंस हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर उन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन आपने फुलफिल नहीं की तो बैड डेट्स एक्सपेंस को आपको डिसरिगार्ड करना पड़ेगा। सेल्स तो रिकॉर्ड हो चुकी है, तो अब आप सोचें कि अगर आपने वो कंडीशन फुलफिल नहीं की तो वो सेल जो आपको रिसीव नहीं होने वाली है उस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उससे हम कहते हैं लॉस ऑफ इनकम। एक कंसेप्ट तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट जो उसकी एग्जांपल है वो ये कि मिसाल के तौर पर आपके पास कोई बिल्डिंग है, कोई ओपन प्लॉट है। ओके, अच्छा आपने उसको क्या किया, रेंट पर दिया। जो आपने रेंट पर दिया तो जो रेंट है वो टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। और वहाँ एक कंसेप्ट क्या है कि एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर इज टैक्सेबल। तो मिसाल के तौर पर आपके पास एक बिल्डिंग है जिसका फेयर मार्केट रेंट है 6 मिलियन रुपीज़, ठीक है। ओके, तो अगर आप एक्चुअल में रेंट रिसीव करें 6.6 मिलियन तो कितना टैक्सेबल होगा, 6.6 मिलियन। लेकिन लेट्स से आपके पास कोई टेनेंट है और मैं एक मिसाल ले रहा हूँ कि वो कुछ चैरिटेबल वर्क कर रहे हैं, कोई सोशल वर्क कर रहे हैं। ओके, तो आपने कहा ठीक है हमारे भी कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें हो जाए। तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है कि जो एक्चुअल रेंट है 6 मिलियन, उसकी जगह हो सकता है आप 2 मिलियन रिसीव कर रहे हो। ओके, तो अब ऐसे में एक्चुअल रेंट कितना है 2 मिलियन, फेयर मार्केट रेंट कितना है 6 मिलियन, तो टैक्सेबल कितना होगा 6 मिलियन। इट मीन्स कि किसी भी वजह से आप वो रेंट जो रिसीव कर सकते थे आप रिसीव नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए टैक्सेबल इस सूरत में हो सकता है कि विच एवर इज हायर इज टैक्सेबल। ओके, तो ये हमारे पास थी इनकम की डेफिनेशन। अच्छा, इसके बाद एक और डेफिनेशन हमारे पास है, वो है टैक्स पेयर। अच्छा, इसमें भी कुछ एग्जांपल्स आएंगी तो वो आपको ज़रा कॉपी करनी पड़ेगी। देखिए, टैक्स पेयर मीन्स एनी पर्सन हु ड्राइव्स एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पर्सन है। अच्छा, जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में पर्सन का वर्ड आता है तो उसमें सिर्फ मिस्टर ए और मिस्टर बी नहीं है, इसमें इंडिविजुअल भी हैं, इसमें एओपी वो भी आएगी यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह, और इसमें कंपनी भी शामिल है। ओके, और कंपनी की डेफिनेशन ज़रा वाइड है बहरहाल। अच्छा, अब हम बात ये करें कि अगर आप एक पर्सन हैं तो अगर आपकी अमाउंट टैक्सेबल है तो आप टैक्स पेयर की डेफिनेशन में आएंगे। अच्छा, फिर हम चैप्टर नंबर 2 में जाके पढ़ेंगे कि देखिए अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जो सैलरी है वो टैक्सेबल है, लेकिन वहाँ एक कंसेप्ट है बेसिक एग्जम्पशन का, कि अगर आप बेसिक एग्जम्पशन के अंदर हैं तो फिर आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ आपकी टैक्सेबल सैलरी बेसिक एग्जम्पशन से क्रॉस करेगी तो वो होगी चार्जेबल टू टैक्स, और इसका मतलब वो क्या आपको फिर टैक्स पेयर की डेफिनेशन में आप आ जाएंगे और आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा, राइट। इसी से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और अगर आप इंडिविजुअल हैं मिसाल के तौर पर, तो वहाँ पर भी एक कंसेप्ट है बेसिक एग्जम्पशन का, राइट। अच्छा, फिर उन्होंने कहा एन इंक्लूड्स। अब जरा एक बात समझिएगा, अभी जो लाइन आपके सामने है उसके मुताबिक हर वो पर्सन जिसकी अमाउंट टैक्सेबल है वो टैक्स पेयर की डेफिनेशन में आ गया। तो अब ये इंक्लूड किसको कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इंक्लूड उसको कर रहे हैं कि जिसको टैक्स पे नहीं करना फिर भी वो टैक्स पेयर की डेफिनेशन में आ सकता है। ओके, तो वो एग्जांपल्स क्या क्या देखिए। ए, एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ टैक्स पेयर हु ड्राइव्स एन अमाउंट चार्जेबल टैक्स, कि अगर मिसाल के तौर पर आप हैं मिस्टर बी। अच्छा, ये हो सकता है कि आपकी तो कोई इनकम टैक्सेबल नहीं है, लेकिन आप अगर मिस्टर ए को रिप्रेजेंट करते हैं और आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं और मिस्टर ए की इनकम अगर टैक्सेबल है
तो आप भी टैक्स पेयर की डेफिनेशन में आ जाएंगे। अच्छा, इसकी एग्जांपल जो है वो आपको समझनी पड़ेगी। फाइन, इन वर्डिंग से काम भी चलेगा। अच्छा, ये एग्जांपल्स आपकी बुक में नहीं है तो उसको अगर आप कॉपी कर लेंगे, पहले समझ लें फिर कॉपी कर लीजिएगा। राइट, देखिए ये है लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज इंडिविजुअल इज अ टैक्स पेयर। सेक्शन नंबर 87 में पूरी इसकी तफसील मौजूद है। यहाँ हम इसकी एक समरी आपको बता रहे हैं। देखिए मिसाल के तौर पर मिस्टर ए इंडिविजुअल हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ओके, अच्छा उनका लेट से टैक्स ईयर है जून, ठीक है। तो लास्ट ईयर उनका ईयर एंड मुकम्मल हुआ, उन्होंने अकाउंट्स बनाए। फिर इंडिविजुअल जो है वो नॉर्मली सितंबर तक रिटर्न फाइल करता है, तो उसने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया, टैक्स पे कर दिया। अच्छा, अब ऐसे में उनका जो नया साल स्टार्ट हुआ वो 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ, और इस साल करंट ईयर में 30 जून जब आएगा तो फिर उनका ईयर एंड क्लोज हो जाएगा। लेकिन क्या ये हो सकता है कि एग्जैक्टली बीच में उनकी डेथ हो जाए? जैसे मिसाल के तौर पर 31 दिसंबर एक पार्टी चल रही है, उसमें उन्होंने ज़्यादा पी ली, ठीक है, और वो शहीद हो गए। ओके, तो उनकी शहादत के बाद अब उनका जो बिज़नेस है वो सारा किसके नाम पे ट्रांसफ़र होगा? मिस्टर बी के नाम पे ट्रांसफ़र होगा। मिसाल के तौर पर उनका बेटा है। ओके, तो अब ऐसे में ये जो 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है, इसमें तो मिस्टर ए ने टैक्स पे नहीं किया, कोई टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट नहीं की, तो अब ये टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करना किसका काम है? मिस्टर बी का। क्योंकि मिस्टर बी कौन है? वो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज इंडिविजुअल, ठीक है। फिर आगे जाकर के किसी चैप्टर में इसकी मज़ीद डिटेल्स आ सकती हैं। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल आप ज़रा समझ लें, फिर कॉपी कर लीजिएगा कि एजेंट इन पाकिस्तान ऑफ अ फॉरेन प्रिंसिपल इज़ अ टैक्स पेयर। मिसाल के तौर पर अगर कोई फॉरेन कंपनी है और आप उसके एजेंट हैं। अच्छा, एजेंट का मतलब बेसिकली यहाँ पर जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो है कि आप इसके सोल एजेंट हैं। देखो ना, वैसे तो खैर अगर बहुत सारे एजेंट्स हर कोई इंपोर्ट कर रहा है तो वो उसको हम एजेंट इस तरह से नहीं कहते। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने कहा कि ठीक है पाकिस्तान में आप हमारे एजेंट हैं, तो अब उस फॉरेन कंपनी की अगर कोई इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल है तो उसके ब्याह पे टैक्स कौन पे करेगा? आप पे करेंगे, क्योंकि आप पाकिस्तान में उसके एजेंट हैं। तो आप उसके ब्याह पे टैक्स पे करें और बाद में आप उस फॉरेन कंपनी से रिकवर करते रहें। ओके, इसी के से अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई वेरिफिकेशन है, कोई और प्रोसीजर है, वो सारा कंप्लाई करना किसका काम होता है? आपका काम है, क्योंकि आप उसके एजेंट हैं। अच्छा, यहाँ मैंने एग्जांपल में ख़ास तौर पर फॉरेन प्रिंसिपल का वर्ड इस्तेमाल किया, इसलिए कि अगर कोई कंपनी लाहौर में है, आप उसके एजेंट हैं, तो वो तो फिर ज़ाहिर है कराची में आप उसके एजेंट हैं, तो वो तो कंपनी खुद ज़्यादा टैक्स पे करेगी, खुद सारे प्रोसीजर फॉलो करेगी। राइट, तो इसको अगर आप यहाँ पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। तो अब जब हम कह रहे थे कि सब इंक्लूड में उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड की हैं कि जहाँ पॉसिबिलिटी है कि आपकी इनकम टैक्सेबल ना हो, आपको अपना टैक्स पे न करना हो, लेकिन आप फिर भी टैक्स पेयर की डेफिनेशन में आ सकते हैं। तो पहली एग्जांपल आपने क्या देखी? एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज इंडिविजुअल, ठीक है। ओके, अच्छा, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद अब बी, एनी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स। चलिए मैं आपको मिसाल देता हूँ। सुने, ये जो एनपीओ हैं, एनपीओज हैं, ठीक है, उनकी अपनी इनकम टैक्सेबल नहीं होती, लेकिन वो विदहोल्डिंग एजेंट होते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कोई बिल्डिंग रेंट पे ले ली, तो उसकी अपनी इनकम तो टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि वो तो ज़कात है, डोनेशन है। ओके, लेकिन अगर वो किसी को रेंट पे करेंगे तो रेंट पे करते हुए उनको टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है ना। वो इसलिए कि मिसाल के तौर पर आप अगर इंडिविजुअल हैं, आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया, इससे पहले आपकी कोई इनकम टैक्सेबल नहीं थी, तो ये बहुत कॉमन होता है कि शुरू के 2-3 साल आपको लॉस होगा या फिर आपकी इनकम बहुत कम होगी। ओके, और बेसिक एग्जम्पशन के आप अंदर होंगे, तो आपकी इनकम तो फर्स्ट ईयर में टैक्सेबल नहीं है, लेकिन क्या आपको मुख्तलिफ केसेस में टैक्स डिडक्शन सोर्स करना पड़ेगा? यस। मिसाल के तौर पर आपका कोई एम्प्लॉई है, तो आपकी इनकम तो बेसिक एग्जम्पशन के अंदर है, लेकिन जो एम्प्लॉई उसकी सैलरी बेसिक एग्जम्पशन से ज़्यादा है, तो फिर आपको सैलरी में से टैक्स डिडक्शन सोर्स करना पड़ेगा। इट मीन्स कि आप खुद अपना टैक्स जमा नहीं करवा रहे, लेकिन किसी और का टैक्स आप जमा करवा रहे हैं एफबीआई के पास। तो इसमें क्या हुआ कि अगर आपकी खुद की इनकम टैक्सेबल है तो आप ऊपर वाली लाइन में कवर हो गए, लेकिन अगर आप किसी और का टैक्स कलेक्ट करके और एफबीआई के पास जमा करा रहे हैं, यानी कि आप हैं विदहोल्डिंग एजेंट,
तो उस सूरत में भी आप टैक्स पेयर की डेफिनेशन में आ जाते हैं। ओके, अच्छा फिर एक और एग्जांपल है, वो है एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। अच्छा, रिटर्न ऑफ इनकम ये गवर्नमेंट का एक प्रेस्क्राइब फॉर्म है जो हर साल आप जमा करवाते हो, और आजकल तो ज़्यादातर केस में एफबीआर की वेबसाइट पर ऑनलाइन फाइलिंग होती है। अच्छा, अब आप ये कह सकते हैं कि जनाब ये तो ऊपर लाइन में कवर हो गया, इसलिए कि जिसकी इनकम टैक्सेबल है वो ये फॉर्म जमा कराएगा, तो वो तो ऊपर कवर हो गया, तो नीचे उसको अलग से स्पेसिफाई करने की क्या ज़रूरत थी। तो बात ये है कि हमारा जो सेक्शन नंबर 114 है, जो आगे जाके रिटर्न ऑफ इनकम और असेसमेंट का एक चैप्टर उसमें कवर होगा, मैं उसकी कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। देखिए, अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपकी इनकम टैक्सेबल है, यानी कि बेसिक एग्जम्पशन से ज़्यादा है, तब तो आप ऊपर वाली लाइन में कवर हो गए और आपको टैक्स पे करना होगा, आपकी इनकम टैक्सेबल है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका ये क्लेम हो कि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन के अंदर है। अच्छा, बेसिक एग्जम्पशन की अमाउंट इतनी कम है कि अगर वाकई में आप बिजनेस कर रहे हैं और आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन के अंदर आ रही है, तब तो आप बहुत गरीब होंगे। और ऐसे गरीब के पास अगर बेहतरीन किस्म का 2000 गज का बंगलो है, ठीक है ना, BMW है, मर्सिडीज़ कार है, ओके, गर्मी लगी स्विट्ज़रलैंड चला गया, ओके, तो इस तरह के केसेस दो हो सकते हैं। एक तो ये कि आपकी इनकम वाकई में कम हो, लेकिन इनहेरिटेंस का पैसा मिल गया हो, या कोई एग्रीकल्चर इनकम हो, या और कोई एग्जाम इनकम हो, ये भी हो सकता है। लेकिन हमारे अच्छे खासे केसेस ऐसे भी हैं कि जिनकी इनकम टैक्सेबल तो है, लेकिन वो उसको डिस्क्लोज नहीं करते और उनका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है। तो अब ऐसे में इस तरह की चीज़ों को कवर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि सेक्शन नंबर 114 में एक लिस्ट बनाई कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है, तब तो आप ये रिटर्न ऑफ इनकम, जो कि गवर्नमेंट का एक प्रेस्क्राइब फॉर्म है, वो आप जमा कराएं। लेकिन अगर आपका ये क्लेम है कि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो ज़रा काम करें, अगर आपके पास 1000 सीसी से ज़्यादा की कार है, तो आप रिटर्न फाइल करें और ये हमें बताएं कि इसके एक्सपेंस कौन पे कर रहा है। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया से ज़्यादा की अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है आपके नाम पर, तो आप जो रिटर्न फॉर्म जमा कराएं और ये बताएंगे उस घर के एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है। और ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं, उसकी मज़ीद कुछ तफसीलात आपके सामने आएंगी। अच्छा ना, तो अब तक के डिस्कशन हमने क्या किया, एक तो बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया कि रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में क्या फ़र्क होता है, उसकी एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं। फिर हमने इनकम की डेफिनेशन डिस्कस की, जिसमें एक कंसेप्ट हमने डिस्कस किया FTR का, एक कंसेप्ट डिस्कस किया किसका, NTR का, फिर टैक्स पेयर की डेफिनेशन हम डिस्कस कर ली। अच्छा, अब हम एक काम ये करते हैं कि एक छोटा सा आपको कंसेप्ट बताते हैं कि साहब पाकिस्तान में टैक्स स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के हैं। ओके, तो हम बात करेंगे जनाब टैक्स स्ट्रक्चर पाकिस्तान में क्या है, ठीक है। अच्छा, 3 तरह के टैक्स स्ट्रक्चर पाकिस्तान में मौजूद हैं। अभी हम सिर्फ इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, सेस की FED की बात नहीं कर रहे, राइट। अच्छा, इनकम टैक्स में एक कंसेप्ट तो आपके पास है FTR। अच्छा, FTA जैसे एक्सपोर्ट प्रोसीड्स FTR में आती हैं, ठीक है, डिविडेंड इनकम FTR में आती हैं, और बहुत से एग्जांपल्स हैं। अच्छा, होगा क्या कि अगर हम एक्सपोर्ट प्रोसीड की बात कर लेते हैं, एक्सपोर्ट प्रोसीड किस में आ रही हैं, FTR में। तो अब इस एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट अप्लीकेबल नहीं होगा। जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हुआ है, जो विथहोल्डिंग टैक्स है, वही आप पर टैक्स रेट है, यानी कि 1% ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड। ओके, अच्छा, इसे किसे अब आप इस एक्सपोर्ट प्रोसीड में से कोई एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकते, तो FTR के अगेंस्ट किसी किसी का कोई एक्सपेंस अलाउबल नहीं होता। और हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे कि कुछ केसेस में आपको रिबेट्स मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास NTR की इनकम है और अगर आपने किसी अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को चेक के थ्रू को डोनेशन पे किया है, तो उसका एक फार्मूला होता है, आप उस फार्मूले के हिसाब से एक अमाउंट वर्कआउट करके उसे टैक्स लायबिलिटी में से माइनस कर लेते हैं, तो इससे हम कहते हैं रिबेट्स, टैक्स क्रेडिट्स। ओके, लेकिन जहाँ FTR की इनकम होगी वहाँ पर कोई रिबेट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, हमारे पास लॉसेस के चैप्टर में कंसेप्ट है BMR, बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट, उसकी इन्वेस्टमेंट पर आपको रिबेट मिल सकता है इवन FTR की इनकम में से भी। तो फिलहाल हम उसको डिस्कस नहीं करें, वो लॉसेस चैप्टर में तफसील आएगी। दूसरा, फिर FTR का तो कंसेप्ट यही है कि जो आपने टैक्स पे कर दिया है उसमें से आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल स्लैब तो आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है।
आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी तो आप वर्कआउट ही नहीं करेंगे इसके ऊपर, जो कम हो तो आप रिफंड क्लेम करें। ओके, तो एक कंसेप्ट आपके पास क्या है, एफटीआर का। अच्छा, फिर एक कंसेप्ट है एनटीआर, नॉर्मल टैक्स रिजीम। जैसे मैं सकता पर अगर कोई कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग करे और वो सेल करे, तो जो लोकल सेल है उस पर जो भी इनकम होगी वो क्या है, एनटीआर। तो वही कंसेप्ट आता है। देखिए, जब हम लोकल सेल करते हैं ना, तो यहाँ पर भी जो विदहोल्डिंग एजेंट्स हैं वो टैक्स डिडक्शन सोर्स करेंगे। ओके, लेकिन यहाँ क्या होगा कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एक अलग फिगर होगी और टैक्स लायबिलिटी अलग फिगर होगी। तो यही वजह है कि अगर हमारा नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कम है और एडवांस टैक्स हमने ज़्यादा पे कर दिया है तो हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा है, एडवांस टैक्स कम है, तो हमें बैलेंस पे करना पड़ेगा, राइट। तो एनटीआर के सिस्टम में क्या हुआ कि जो टैक्स रेट है वो है नॉर्मल टैक्स रेट्स। हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल के केस में पूरा एक स्लैब होता है और कंपनी के केस में एक फिक्स रेट होता है, ठीक है। अच्छा, फिर चूँकि ये नॉर्मल टैक्स रिजीम है, तो अब अगर मैं सकता हूँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग, हम एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग करें, लोकल सेल करें, तो डेफिनेटली जो हमारी सेल प्रोसीड है उसमें से हम अपने बहुत सारे एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं। फिर एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उस पर हम टैक्स वर्कआउट करेंगे। फिर अगर हमने डोनेशन पे किया है या कोई और रिबेट का आइटम हो तो उस पर हम रिबेट कैलकुलेट करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करेंगे। और अब जो हमारे पास टैक्स लायबिलिटी आएगी आफ्टर रिबेट, उसमें से हम एडवांस टैक्स माइनस करेंगे और फिर जो बैलेंस है या तो वो पेबल होगा या फिर वो रिफंडेबल होगा। ओके, अच्छा, इसी की से एक और कंसेप्ट है जो यहाँ हम आपको डिटेल में नहीं बताएंगे, जब ये पॉइंट आएगा आगे चैप्टर में तो फिर डिस्कस करेंगे कि एनटीआर तो है लेकिन उस पर रेट जो है वो नॉर्मल अप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं और सेल करते हैं तो ये कैपिटल गेन है। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स पर अगर कैपिटल गेन होता है तो वो एनटीआर है और उस पर नॉर्मल स्लैब रेट अप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आप लिस्टेड कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं तो वो है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। तो अब इसमें फिर जो रेट है वो उसका अलग है, सेपरेट टैक्स रेट्स होंगे। लेकिन जो आपने लिस्टेड कंपनी के शेयर्स सेल किए हैं तो उसमें एफटीआई की तरह नहीं है कि सेल प्रोसीड आपकी इनकम हो गई, उसमें से फिर आप एक्सपेंसेस माइनस आप कर सकते हैं, उसमें कुछ एक्सेप्शन हैं बहरहाल। अच्छा, फिर इसमें क्या आप रिबेट कैलकुलेट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। कुछ लोग थोड़ा सा आर्गूमेंट्स करते हैं कि जनाब ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, इस पर रिबेट कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ऐसा कोई नेगेटिव प्रोविजन नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आपने कुछ एडवांस टैक्स पे किया है वो आप माइनस करें और वही बात आती है कि बैलेंस पेबल भी हो सकता है और रिफंडेबल भी हो सकता है। तो सिर्फ इतनी सी बात है कि इसमें रेट जो है नॉर्मल अप्लीकेबल नहीं होंगे, इसमें हर आइटम का फिर अपना रेट होता है। अच्छा, इससे किसी जो आपका नॉर्मल टैक्स रिजीम है इसमें फिर दो कंसेप्ट होते हैं। एक ये है कि है तो एनटीआर लेकिन जो टैक्स डिडक्शन सोर्स हुआ है वो बन जाता है मिनिमम टैक्स। जैसे मैं सकता हूँ पर सर्विसेज पर अगर आप इंडिविजुअल हैं, आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं और जिसको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो विदहोल्डिंग एजेंट है, तो जब वो सर्विसेज की पेमेंट करते हुए टैक्स डिडक्ट करेगा तो अब आपके केस में आप नॉर्मल लायबिलिटी तो अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी उस एडवांस टैक्स से कम हुई तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा क्योंकि वो मिनिमम टैक्स बन जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी आपकी ज़्यादा है और एडवांस टैक्स कम है तो आपको बैलेंस पे करना पड़ेगा। तो ये एफटीआर में और मिनिमम टैक्स में क्या फ़र्क हुआ? एफटीआर में तो एडवांस टैक्स बन जाता है फुल एंड फाइनल टैक्स लायबिलिटी, तो ना आपको ज़्यादा पे करना है ना आपको कम पे करना है, यानी कि आप रिफंड नहीं क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जब मिनिमम टैक्स का कंसेप्ट आता है तो उसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर नॉर्मल टैक्स आप वर्कआउट करें वो ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, कम है तो आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। तो मिनिमम टैक्स जो है वो एफटीआर के मुकाबले में कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है, कहीं ज़्यादा मसले वाली बात है। ओके, क्योंकि एफटीआर में मसला क्या होता है कि एक मतलब एफटीआर में आप चले गए तो ना कोई पेबल है ना कोई रिफंडेबल है ना ऑडिट है। लेकिन जब मिनिमम टैक्स की बात आती है तो ऑडिट भी हो सकता है, आपको नॉर्मल टैक्स से बड़ी वर्कआउट करनी पड़ेगी लेकिन रिफंड नहीं मिलेगा आपको, और ज़्यादा अगर नॉर्मल टैक्स आ रहा है तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने अभी टैक्स स्ट्रक्चर एक बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया है और मज़ीद तफसीलात उसकी चैप्टर वाइज आगे आती रहेंगी, ठीक है। फिर हम उसके बाद एक और चीज़ आपको डिस्कस कर सकते हैं
वो ये है कि सब पाकिस्तान में गवर्नमेंट इनकम टैक्स कलेक्शन किस किस तरह से करती है, गवर्नमेंट के पार्ट पर इनकम टैक्स की कलेक्शन होती कैसे है। अच्छा, इसके तीन स्ट्रक्चर्स हैं। एक आपका सबसे पहले क्या है, वो है एडवांस इनकम टैक्स। ओके, जो आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और हमारे पास जो मेन कलेक्शन सोर्स है वो एडवांस इनकम टैक्स ही होता है। ओके, अच्छा, अब इसमें एक चीज़ है क्वार्टरली एडवांस टैक्स, मंथली एडवांस टैक्स। अच्छा, ये अभी हम डिटेल में डिस्कस नहीं करें, हमारे पास एक चैप्टर आगे आएगा एडवांस इनकम टैक्स का, उसमें पूरा ये है कि साहब क्वार्टरली एडवांस इनकम टैक्स आपको कैसे पे करना पड़ता है। लेकिन हमारे जो मेन जो एरिया है वो है टैक्स डिडक्शन सोर्स या पेड सोर्स, जिसको हम कहते हैं विथहोल्डिंग टैक्स। ये रेवेन्यू कलेक्शन का सबसे बड़ा सोर्स है पाकिस्तान में। ओके, अच्छा, इसमें फिर होता क्या, देखिए, एक तो होता है कि अगर आपकी कोई इनकम है तो उस पर आपको टैक्स तो पे करना है। तो नॉर्मल कंसेप्ट तो ये है कि आपका ईयर एंड हो जाए, उसके बाद आप नॉर्मल इनकम वर्कआउट करें, टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करें, वो आप पे कर दें। लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ आप एडवांस टैक्स भी पे कर रहे होते हैं कि आपकी इनकम है लेकिन आप ईयर एंड की बजाय, ईयर एंड के बाद आप पे करें, उसके बजाय आप जैसी इनकम रिसीव करें वैसे आप पे कर दें। मिसाल के तौर पर सैलरी इनकम, जब कोई एम्प्लॉयर मंथली सैलरी पे करता है तो वो कैलकुलेशन करने के बाद मंथली सैलरी में से एडवांस टैक्स माइनस करके बैलेंस आपको पे कर देगा। ओके, इसी किसी डिविडेंड, ठीक है, तो डिविडेंड पे जो भी रेट अप्लीकेबल है कंपनीज क्या करेंगी, वो टैक्स उसी वक्त डिडक्ट करके एसबीआई के अकाउंट में जमा करा देंगी। तो इसके लिए आपको ईयर एंड का वेट नहीं करना। तो ये कंसेप्ट क्या हो गया कि आपकी इनकम है, आपको टैक्स टैक्स तो पे करना है, चले बाद में नहीं पे किया, पहले पे कर दिया, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। असल मसला ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे केसेस में हमें अपने एक्सपेंडिचर्स पर एडवांस इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एयर टिकट परचेज़ करें तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप कोई कार परचेज़ करते हैं तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। अच्छा, और उसके बाद फिर यूटिलिटी बिल्स, तो इसकी मैं अगर आपको मिसाल लूँ, मोबाइल फ़ोन। ओके, अच्छा, मोबाइल फ़ोन पर एक ज़माने में रेट था 14%, फिर बाद में उसको उन्होंने कम करके किया 12.5%। तो खैर रेट जो भी हो, मोबाइल फ़ोन वगैरह पर जो आप एडवांस टैक्स पे करते हैं इलेक्ट्रिक बिल वगैरह के ऊपर, वो भी क्या है कि आपके एक्सपेंडिचर्स हैं लेकिन आपको पे करना पड़ता है। ओके, उसके बाद फिर अब एक और कंसेप्ट है, वो क्या है कि ना आपकी इनकम है ना आपका एक्सपेंस है, फिर भी आप एडवांस टैक्स पे करें। कैसे, आपका अपना बैंक अकाउंट है, उसमें से आप वन टाइम, एक लिमिट है, उससे ज़्यादा कैश विड्रॉ नहीं कर सकते पर डे। तो अगर आपने मिसाल के तौर पर 8 लाख रुपए कैश निकाला तो उस पर आपको एडवांस इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। हालांकि आपके अपने बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉ करना ना आपकी इनकम है ना आपका एक्सपेंस है, लेकिन आपको एडवांस इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। ओके, तो ये तो आपका हो गया एडवांस टैक्स जो हमारे लिए मेन कलेक्शन सोर्स है गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, फिर एक कंसेप्ट क्या होता है वॉलंटरी बेसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका ईयर एंड हो जाएगा तो आप खुद अपनी इनकम वर्कआउट करें और खुद आप वर्कआउट करें कि हम जब रिटर्न फाइल करेंगे ना तो उस वक्त आप टैक्स पे करेंगे। तो आप खुद वर्कआउट करते हैं जिसे हम कहते हैं टैक्स पेएबल विद रिटर्न ऑफ इनकम। अच्छा, उसके बाद फिर अब एडवांस टैक्स हो गया, वॉलंटरी बेस पर आपने खुद टैक्स पे किया। और एक और केस क्या हो सकता है, ऑन डिमांड बाय द टैक्स अथॉरिटीज़। मिसाल के तौर पर आपका बिजनेस है, अच्छा, आपने रिटर्न फाइल कर दिया, जो इनकम आपको डिक्लेयर करनी थी वो आपने डिक्लेयर कर दी, जो टैक्स पे करना था आपने पे कर दिया। उसके बाद क्या ऐसा हो सकता है आपका केस ऑडिट में आए। अच्छा, जब भी केस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की तरफ से ऑडिट में आता है तो वो कुछ ना कुछ तो इनकम इंक्रीज करते ही हैं। इसलिए कि अगर मैं कमिश्नर हूँ, मैं आपको ऑडिट कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी आपके अकाउंट्स में, नहीं भी होगी तो निकाल देंगे, मसला क्या है। ओके, तो अब ऐसे में हम आपकी इनकम इंक्रीज करके मजीद कुछ टैक्स डिमांड कर सकते हैं। अच्छा, ये अमेंडमेंट बाय जजमेंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ऑन डिमांड का मतलब क्या हुआ कि हम जब ऑडिट करेंगे तो उसका हम बाकायदा एक रिटर्न ऑर्डर आपको देते हैं जिसे हम कहते हैं असेसमेंट ऑर्डर। तो उसमें जितनी हमने टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज़ की है वो हम आपसे डिमांड करते हैं। अच्छा, अब उसकी पेमेंट कैसे होगी, क्या आगे आप अपील फाइल कर सकते नहीं कर सकते, वो सारे बात के इश्यूज़ हैं। तो चलें, तो यहाँ हमने क्या किया है
क्या आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करके दिए,